दोस्तों आपने कई बार फिल्मों में भी ये डायलॉग जरूर सुना होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अक्सर ऐसा पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं कहते हुए आपने सुने ही होंगे कि कानून किसी को नहीं छोड़ता और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ अपराधी ऐसे भी हुए हैं जो कभी कानून के शिकंजे में नहीं फंसे और आज भी वो अपने आप में एक मिस्ट्री बनकर ही रह गए हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक कातिल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने 30 से ज्यादा लोगों को मारा और इतना ही नहीं, वो खुद पुलिस को पत्र लिखकर हत्याओं के बारे में जानकारी देता था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई और हमेशा के लिए वो एक मिस्ट्री बनकर ही रह गया। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, ये एक मिस्ट्री केस है, रियल मिस्ट्री केस है। आप जानोगे, आपको अच्छा लगेगा। दरअसल दोस्तों ये मामला जो है ये अमेरिका के एक उत्तरी कैलिफोर्निया का है, जहां 60 के दौर में और 70 के शुरुआत में एक सीरियल किलर की दहशत से लोगों में खौफ पैदा हो गया था। हत्याओं के सिलसिले की शुरुआत जो हुई वो हुई 20 दिसंबर 1968 को, जब हत्यारे ने कैलिफोर्निया में लेक हरमन रोड पर रात करीब 11 बजे के करीब 17 साल के एक लड़के डेविड फेराडे और 16 साल की बेटी लौ जेनसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस उस मामले की जांच में जुटी थी, लेकिन अब तक हत्यारे तक उनकी पहुंच ही नहीं पाई। 4 जुलाई 1969 को जिस जगह डेविड फेराडे और बेटी लौ जेनसन की हत्या हुई, उससे कुछ ही दूरी पर डैरलन फेरिन नामक युवती और माइकल मजारू नामक युवक को उसी हत्यारे ने फिर गोली मार दी। इस घटना में डैरलन फेरिन की मौत हुई और माइकल गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गया। दोस्तों माइकल ने पुलिस को बताया कि हत्यारा करीब 26 से 30 साल का एक गोरा व्यक्ति है। पुलिस हत्याओं की इन गुत्थी को सुलझाने में लगी ही थी कि उनके पास एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि हत्यारा वो ही है और पूर्व में भी वो पहले भी 2 हत्याएं कर चुका है। पुलिस को चैलेंज करने के साथ ही हत्यारे ने उस वक्त के बड़े अखबारों के एडिटर्स को भी लेटर भेजा और हत्या स्वीकार की। इन पत्रों में हत्यारे ने कुछ खास निशान बनाकर भेजे, जिसकी वजह से इस हत्यारे को जोडियक हत्यारा भी कहा जाने लगा। हैरानी की बात यह भी है दोस्तों कि हत्यारे ने अखबार वालों को कहा कि वो उसके पत्रों में लिखे निशानों को अपने अखबारों में छापे। अगर उसकी मांग नहीं मानी तो वो और ज्यादा हत्याएं करेगा, जिसके बाद उसके कोड निशान पेपर में छापे गए। 8 अगस्त 1969 को यानी 1969 को हत्यारे के कोड भाषा को डिकोड करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी। डिकोड करने पर जो मैसेज सामने आया उसके अनुसार उसे हत्याएं करने में मजा आता था। हत्यारे ने लिखा था कि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है और यही वजह है कि इंसान की हत्या करने पर उसे बहुत खुशी और संतुष्टि मिलती है। हालांकि इस मैसेज में भी हत्यारे ने अपनी पहचान नहीं बताई, जिसके चलते हत्यारा अभी भी पुलिस के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ था। इसी बीच दोस्तों 27 सितंबर 1969 को एक बार फिर से कैलिफोर्निया में एक 22 साल की लड़की सिसिलिया शेपर्ड और 20 साल का लड़का ब्रायन हार्टनेल को हत्यारे ने अपना शिकार बनाया, जिसमें सिसिलिया की मौत हो गई और ब्रायन चाकू के 6 बार वार खाने के बाद भी वो बच गया। हत्याओं का सिलसिला भी थमा नहीं था और कुछ दिन बाद एक कैब ड्राइवर की हत्या हो गई। इस दौरान हत्यारा अखबारों के एडिटर्स को पत्र लिखकर हत्याओं की जानकारी देता रहा और ये सिलसिला 1974 तक चलता रहा। हत्यारे ने अपने पत्रों में यानी अपने लेटर्स में दावा किया कि उसने 5 नहीं बल्कि 37 हत्याएं की हैं। हत्यारे ने खत में अपना नाम भी कोड में लिखा था। इसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया इस हत्यारे को पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस को अब भी कोई सफलता नहीं मिली। इतनी हत्याओं और सालों की जांच के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे। साल 2002 में पुलिस ने हत्यारे द्वारा भेजे गए खतों से उसका डीएनए सैंपल निकालने में सफलता हासिल की। द जोडियक किलर होने की सुई 3 लोगों की तरफ घूमी, जिनमें एक है अर्ल वैन बेस्ट,
जूनियर जूनियर का हुलिया हथियार से काफी मिलता जुलता था और खास बात यह है कि अर्ल मैन बेस्ट के बेटे गैरी स्टेवर्ट ने ही ये दावा किया था कि उसके पिता ही सीरियल किलर हैं। हत्यारे ने जो कोड भेजा था, अर्ल का नाम भी इस कोड से मेल खाता था। गैरी ने इसे लेकर किताब भी लिखी है। हालांकि अर्ल का डीएनए पत्र पर पाए गए डीएनए से मेल नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों दूसरा शख्स जो शक के दायरे में था वो था आर्थर ले एलन। दरअसल जिन अखबारों को हत्यारे ने खत भेजे थे उनमें सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल भी था। इसी अखबार में कार्टूनिस्ट रॉबर्ट ग्रे स्मिथ ने अपने स्तर पर इस केस को कवर किया और उन्होंने दावा किया कि आर्थर ले एलन ही वो खूंखार सीरियल किलर है। रॉबर्ट ग्रे स्मिथ ने एक किताब लिखी थी जिस पर हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। हालांकि हुलिया मिलने के बावजूद हत्यारे के डीएनए से एलन का डीएनए मैच नहीं कर पाया। हत्यारे ने 1971 से 1974 के बीच में कोई खत नहीं लिखा और जांच में पता चला कि इस दौरान एलन भी बच्चों के शोषण के मामले में जेल में बंद था। साल 1992 में एलन की हार्ट अटैक से मौत हुई। पत्र पर मिले डीएनए से एलन का डीएनए भी मैच नहीं हुआ और साथ ही उसकी हैंड राइटिंग भी हत्यारे से मेल नहीं खाती थी। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हार्वी हाइंस ने दावा किया कि लॉरेंस कैन वो सीरियल किलर हो सकता है। लॉरेंस कैन उसी इलाके में रहता था जहां हत्याएं हुई थी। साथ ही 22 मार्च 1970 को एक रात एक महिला हत्यारे के चंगुल से बचकर भागने में बिल्कुल सफल रही। जब उसे लॉरेंस की तस्वीर दिखाई गई तब उसने भी लॉरेंस को पहचाना था। हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस का डीएनए भी पत्र पर मिले डीएनए से मैच नहीं हुआ। इस तरह ये हत्या की गुत्थी आज तक अनसुलझी ही बनी हुई है, एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों ये ऐसे बहुत सारी मिस्ट्री केसेस आज भी हमारे बीच में हैं जिनका पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी है। और कहीं ना कहीं हालांकि पुलिस अपनी तरह से पूरा एफर्ट करती है, लेकिन शायद सारे केस सुलझा पाना पुलिस के भी बस की बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द वापस आऊँगा, फिर एक और कोई ज्ञान नॉलेज कोई शेयर कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर शेयर करूँगा जो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।